हेलो दोस्तों, कौटिल्य अकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस कौटिल्य अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 मार्च 2023 को प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश के बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। और आशा है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो उल्लेखनीय है कि इस बार का बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। और इस बजट का नाम था जनता का बजट, क्योंकि पहली बार इसमें जनता से जुड़े गए सुझावों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला बजट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजट से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और जहाँ तक भारत में बजट परंपरा की बात है तो इसकी शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय उस समय के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। इस तरह भारत में बजट पद्धति का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। फिर स्वतंत्रता के बाद नवंबर 1947 में भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर षणमुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ तथा दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला बजट मध्य प्रदेश के उस समय के वित्त मंत्री भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई ने प्रस्तुत किया, जो कि आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसी तरह यदि हम देखें कि सर्वाधिक बार यदि बजट प्रस्तुत किया है तो इसका श्रेय वित्त मंत्री अजय नारायण मिश्रान और राघव जी को जाता है। अभी हाल ही का बजट जो 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसे पेश करने वाले वित्त मंत्री थे जगदीश देवड़ा और यह उनका तीसरा बजट था। तो उल्लेखनीय है कि इस बजट में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यह प्रदेश का पहला ई बजट था, क्योंकि यह एक पेपरलेस बजट था। इस तरह मध्य प्रदेश ने अब बजट प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ नई परंपराओं की शुरुआत की है। उसमें यह है कि यह पहला ई पेपर बजट था। इसी तरह यह प्रदेश का पहला ग्रीन बजट भी था, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि वह पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हर वर्ष बजट में करेगी जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो। इस बार के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि ऐसे वाहन जो 15 साल पुराने हो चुके हैं तथा विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, उनको अब हटा लिया जाएगा और उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में यह स्क्रैप पॉलिसी लागू नहीं होगी। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन बजट का प्रावधान इस बार के बजट में किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश का एक नगर निगम इंदौर पहले ही ग्रीन बॉन्ड जारी कर चुकी है और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम गाजियाबाद था। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बजट पर कुछ चर्चाओं के बाद हम एक और बिंदु पर आते हैं। पहली बार इस बजट में मध्य प्रदेश को देश का पहला चीता स्टेट बनाने की भी घोषणा की गई, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पिछले वर्ष हम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते लाए और उन्हें हमने पालपुर कुनो अभ्यारण्य में छोड़ दिया, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इस तरह से मध्य प्रदेश देश का पहला चीता राज्य बन चुका है और इस बात की आधिकारिक घोषणा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट में कही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह बजट यदि पिछले बजट से भिन्न था तो उसके आधार निम्न हो सकते हैं। यह पहला ई बजट था, यह पहला ग्रीन बजट था और इसमें मध्य प्रदेश को देश का पहला चीता स्टेट बनाने की घोषणा की गई।
अब हम बजट के अन्य प्रावधानों पर आते हैं, क्योंकि इस बजट में चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कृषि का विकास हो, चाहे सिंचाई का प्रश्न हो या अधोसंरचना का विकास हो, सभी पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि इस बजट में कुछ नई योजनाएं भी चालू की गई हैं और इस बजट का जो प्रमुख फोकस रहा है वह महिलाओं पर रहा है। और वित्त मंत्री ने भी बजट के प्रारंभ में मनुस्मृति की कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत किया था। उल्लेखनीय है, इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। तो इसका शुभारंभ 5 मार्च 2023 को हो चुका है और इसके तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को, जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होगी तथा जो विवाहित होंगी अथवा तलाकशुदा भी होंगी, उन्हें प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे और इसकी पहली किस्त 10 जून 2023 को उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार, जिसने हमेशा महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा है, इसके पहले भी एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था लाडली लक्ष्मी योजना और यह योजना 2007 से प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में इसके लगभग 35 लाख से ज़्यादा हितग्राही हो चुके हैं। इस तरह हम देखें कि इस बजट में प्रदेश की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। इसके अंतर्गत प्रदेश के उच्चतर विद्यालयों में जो बालिकाएं 12वीं की क्लास फर्स्ट डिवीज़न में पास करेंगी, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराएगी। तो डेफिनेटली इस बजट में महिला शिक्षा व महिला सशक्तिकरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में कुछ अतिरिक्त प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि हम प्रदेश में स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हेतु सीएम राइज स्कूलों की स्थापना करेंगे और प्रदेश में लगभग 9200 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना होनी है। तो इसके अंतर्गत इस बार के बजट में 270 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की बात कही गई है। इस तरह से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, विशेषकर स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सीएम राइज स्कूल कार्यक्रम को इस बजट में और आगे बढ़ाया है। इसी तरह इस बजट में यह भी घोषणा की गई है कि अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम आगे चलकर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी होगा। इसी तरह चूँकि हम देखते हैं, चाहे भारत का प्रश्न हो या मध्य प्रदेश का, पूरा देश व प्रदेश अच्छे चिकित्सकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए इस बजट में प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की घोषणा की है और ये लगभग 2000 से बढ़ाकर लगभग 3500 की जाएगी। इससे आशा है कि भविष्य में प्रदेश जो चिकित्सकों की कमी को झेल रहा है, इस कमी को हम पूरा कर सकेंगे। इस तरह इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाए गए हैं। इसी तरह यदि हम रोजगार के प्रश्न को देखें तो इस बजट में रोजगार को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इसमें प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में सरकारी विभागों में 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और उनमें से लगभग 1 लाख पद अगले वर्ष मार्च 2024 तक भर दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रदेश में जिन युवाओं को सरकारी नौकरियों की चाह है, उनके लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है। इसी तरह प्रदेश में रोजगार के विकास के लिए वित्त मंत्री ने इस बजट में मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना की शुभारंभ की बात की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के युवा रोजगारों को किसी स्किल में प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। चूँकि हमारी भारत सरकार भी रोजगार के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं चला रही हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम
अब बदलकर संत शिरोमणि रविदास स्किल पार्क करने का फैसला किया गया है और साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में और स्किल पार्क खोले जाएंगे। इन जिलों के नाम हैं जबलपुर, ग्वालियर, सागर व रीवा। निश्चित रूप से इन स्किल पार्कों की स्थापना से प्रदेश का युवा इन स्किल की से जुड़ेगा और उसकी रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। इस बजट में स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात भी कही गई है, जिसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर मध्य प्रदेश सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इस बजट में रोजगार के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और इससे देश में, प्रदेश में बेरोजगारी की जो मात्रा है या प्रतिशत है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। इस बजट में रोजगार व शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं और इस बजट में यह कहा गया है कि जिस तरह हमने उज्जैन में एक महालोक विकसित किया था, उसी की तर्ज पर हम अन्य लोक विकसित करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम एक राम राजा लोक ओरछा शहर में मनाने जा रहे हैं। एक दिव्य वासनी राम लोक हम चित्रकूट शहर में स्थापित करेंगे। इसी तरह देवी महालोक की स्थापना हम सलकनपुर में करेंगे और इसी तरह से एक अद्वैतवादी लोक की स्थापना हम ओंकारेश्वर में करने जा रहे हैं। इसी तरह इस बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब यह प्रावधान किया गया है कि इसमें जो हितग्राही हैं उनको वायुयान की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म व मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों की यात्रा निःशुल्क मध्य प्रदेश के निवासियों को कराती है। इसी तरह इस बजट में यह बात भी कही गई है कि भविष्य में हमारे प्रदेश में केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर एक संग्रहालय बालाघाट में खोला जाएगा। उल्लेखनीय है केशव बलिराम हेडगेवार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसी तरह से एक रविदास संग्रहालय भी सागर जिले में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इस बजट में देश के सांस्कृतिक विकास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। साथ ही इसमें प्रदेश के एक सांस्कृतिक स्थल सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प भी दोहराया गया है। इस तरह हमने देखा कि इस बजट में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के इस बजट में, जो कि 1 मार्च 2023 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया, अधोसंरचना के विकास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने अधोसंरचना के विकास के लिए अनेक जगहों पर औद्योगिक पार्कों की स्थापना की है, जैसे कि IT पार्क आपका इंदौर व जबलपुर में खोला जा चुका है। इसी तरह इस बजट में अधोसंरचना के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कदम है विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण। तो उल्लेखनीय है पिछले साल के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने अटल एक्सप्रेसवे या चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही है। तो इस बार के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही गई है, जो कि राजधानी भोपाल को प्रदेश के एक दूरवर्ती जिले सिंगरौली से जोड़ेगा। इसी तरह इस बजट में एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही गई है, जिसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जो कि नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर समांतर रूप से बनाया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर होगी। तो निश्चित रूप से इस अधोसंरचना विकास से न केवल प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि तीव्र व द्रुतगामी परिवहन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में यह भी फैसला किया है कि वह शीघ्र ही इंदौर व पीथमपुर के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करेंगी। निश्चित रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह प्रयास मध्य प्रदेश में नए रोजगार के अवसरों को सृजन करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बजट में स्किल उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री कौशल अपर्टेंस योजना का प्रारंभ किया जा चुका है। इसी तरह इस बजट में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि जो किसान डिफ़ाल्टर रहे हैं उनके द्वारा ली गई ऋण राशि का ब्याज अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसका अर्थ है कि उनके ऋणों को तो उनको ही भरना पड़ेगा, उन किसानों को ही भरना पड़ेगा जिन्होंने ऋण लिए हैं, लेकिन उनका ब्याज जो है मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश को मिलेट राज्य बनाने के लिए या मध्य प्रदेश को मोटे अनाज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मिलेट मिशन योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार यह प्रयास करेगा कि मोटे जो अनाज हैं उनका उत्पादन दोगुना हो जाए और हम छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश में प्रथम स्थान को प्राप्त करें। इसी तरह से किसानों की सहायता के लिए इस बजट में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जिन किसानों को जिन फसलों का एमएसपी के अंतर्गत कोई रेट नहीं मिलता है तो उनको एक अच्छा रेट, एक अच्छा क्रय मूल्य दिलाने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से करेगी। इस बजट में सिंचाई के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाए गए हैं, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मूलक नहीं है, क्योंकि इस बजट में प्रदेश की एक बहुचर्चित नदी जोड़ो परियोजना, जिसे हम बेतवा कैन लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसकी लागत ही लगभग 44,000 करोड़ रुपए है, उसके लिए मात्र जो है इस बजट में 6,000 रुपये ही रखे गए हैं। निश्चित रूप से यह कदम निराशाजनक है और ऐसी आशा है कि शायद इस अनुमान में संशोधन हो और इस कार्य के लिए ज़्यादा राशि उपलब्ध किया जाए। मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं का भी हम देख रहे हैं तेज़ी से विस्तार हो रहा है और इसी क्रम में इस बजट में इंदौर व भोपाल में मेट्रो के विकास के लिए लगभग 710 करोड़ रुपए का प्रावधान है और साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश में लगभग 150 रेलवे पुलों का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला परियोजना के तहत प्रदेश के कुछ ऐसे तीर्थस्थल जो पहाड़ी स्थानों पर स्थित है वहाँ पर लगभग 14 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से ये कदम मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश सरकार ने कुछ कदम और भी ऐसे उठाए हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने अब युगल दंपतियों को दी जाने वाली विवाह की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है। निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक कदम है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसमें दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का यह बजट न केवल किसानों के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, बल्कि खेल क्षेत्र के लिए भी एक आशा की किरण लेकर आया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में यह घोषणा की है कि वह भोपाल के पास नाथू बरखेड़ा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे और इसके लिए वहाँ पर पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम होगा। पहले चरण में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण होगा जिसमें लगभग 10,000 दर्शक बैठ सकेंगे। दूसरे चरण में एक हॉकी स्टेडियम का निर्माण होगा जिसमें लगभग 4,000 दर्शक बैठ सकेंगे और इसके बाद एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया था और यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था और इसमें मध्य प्रदेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया था
और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार खेल क्षेत्र में न केवल बजट आवंटन बढ़ाया है, बल्कि खेलों के क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के क्षेत्र में कुछ नए कदम उठाए हैं, जिससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में खेल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। और मध्य प्रदेश जो पहले टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, आगे चलकर एक स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा। और यहाँ से उभरती हुई युवा खेल प्रतिभाओं को विश्व में न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित करेंगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस बजट से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक आंकड़े भी मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में प्रदेश सरकार ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि आगामी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार लगभग 3,14,025 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च करने जा रही हैं, जो कि पिछले वर्ष के बजट के अनुमान से लगभग 12% ज़्यादा है। पिछले बार बजट में प्रदेश सरकार ने लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान व्यक्त किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार बजटीय आवंटन में काफ़ी अच्छी वृद्धि की है और मध्य प्रदेश का यह बजट काफ़ी सकारात्मक रहा है। और इस बजट के पहले प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और 2011 में जो प्रति व्यक्ति आय लगभग 30,000 थी, वह अब बढ़कर लगभग 1,40,585 रुपये हो चुकी है। इस तरह प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी मध्य प्रदेश राज्य का योगदान बढ़ा है और देश के सकल घरेलू उत्पादन में मध्य प्रदेश सरकार का जो है योगदान वह 3.6% से बढ़कर अब 4.6% हो चुका है। तथा इस बजट में यह अनुमान व्यक्त किया है कि इस वर्ष हमारे मध्य प्रदेश की विकास दर लगभग 16% के आसपास रहेगी। तो 3,14,000 करोड़ के इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात का अनुमान व्यक्त किया है कि हमारी राजस्व प्राप्तियां लगभग 2,81,000 करोड़ रुपए होंगी और हमारा राजस्व व्यय भी लगभग 2,81,000 करोड़ के आसपास रहेगा। और इस बजट में राजस्व आधिक्य बताया गया है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 421 करोड़। साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी अनुमान व्यक्त किया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा, जो कि समस्त घाटाओं में सबसे बड़ा होता है, लगभग 55,000 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.02% होगा। उल्लेखनीय है कि 3,14,000 करोड़ के वर्ष 2023-24 के बजट में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो लगभग 2,81,000 करोड़ के लगभग है और इसमें जो है कुल प्राप्तियां जो हैं लगभग 2,81,000 करोड़ के लगभग हैं, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए हैं। अब इन राजस्व प्राप्तियों में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किस कर से मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होता है जीएसटी, बिक्री कर व अन्य करों से मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। जैसे इस बार के बजट में 2,25,000 करोड़ की आय दिखाई गई है, जिसमें से करीब 51,000 करोड़ रुपए की आय जीएसटी व अन्य करों से दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार को कुछ आय गैर कर राजस्व से भी होती है। यहाँ पर गैर कर राजस्व से प्राप्त का मतलब ऐसी आय से है जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को आय तो होती है, लेकिन वह किसी भी प्रकार का टैक्स जनता पर नहीं लगाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आय गैर कर राजस्व के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार को होती है वह है खनिजों की रॉयल्टी से मिलने वाली आय। अब इसमें कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गैर कर राजस्व में मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा आय किस स्रोत से होती है, तो इसका आंसर होगा खनिज। और यदि आपसे वो खनिज में भी स्रोत पूछें तो आपका आंसर होगा कोयले की रॉयल्टी से मिलने वाली आय से
मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गैर कर राजस्व से आय होती है। तो दोस्तों इस व्याख्यान के माध्यम से आज मैंने मध्य प्रदेश के 2023-24 के बजट पर कुछ तथ्य आपके सामने रखे और इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। विशेषकर लाडली बहिना योजना से जुड़े हुए प्रश्न या लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़े हुए प्रश्न या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांची को सोलर सिटी विकसित करने से जुड़े हुए प्रश्न। अतः दोस्तों आप इस व्याख्यान से जुड़े हुए प्रश्नों का यदि आप गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना और ऐसा कौटिल्य एकेडमी जबलपुर का भी मानना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।